Dear students, myself CP Saini, Assistant Professor in Chemistry, Government PG College, सुजानगढ़। इससे पहले वाले वीडियो में हमने CFT के आधार पर अष्टफलकीय संकुल, चतुष्फलकीय संकुल व वर्ग समतलीय संकुलों में डी कक्षकों के विपाटन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम CFT के आधार पर उपसहसंयोजक यौगिकों की गुणों की व्याख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने सबसे पहले VFT की लिमिटेशन के बारे में अध्ययन किया था, तो देखा था कि VBT की क्या क्या लिमिटेशन है। उन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए CFT सिद्धांत दिया गया था, जिसमें आज हम देख रहे हैं कि इसकी ज्यामिति CFT के आधार पर उपसहसंयोजक यौगिकों की ज्यामिति, चुंबकीय गुण व रंग की व्याख्या की जा सकती है। तो किस तरह से हम इनका एक्सप्लेनेशन करते हैं, जो आज हम देख रहे हैं। सबसे पहले है उपसहसंयोजक यौगिकों की ज्यामिति की व्याख्या या ज्योमेट्री का एक्सप्लेनेशन की। जो उपसहसंयोजक यौगिक बनेंगे उनकी ज्यामिति क्या होगी, इसका एक्सप्लेनेशन CFT के आधार पर कर सकते हैं। संकुल यौगिकों की ज्यामिति CFSE, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, CFSE होगी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पर निर्भर करती है, तथा CFSE केंद्रीय धातु आयन के आकार, आवेश तथा लिगेंड की स्ट्रेंथ एवं आकार पर निर्भर करती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि धातु आयन मोस्टली ओक्टाहाइडल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्यों? इसका क्या कारण है कि ओक्टाहाइडल कॉम्प्लेक्स बनते समय मेटल के संपर्क में 6 लिगेंड आते हैं, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी अधिक रिलीज होने के कारण कॉम्प्लेक्स की एनर्जी कम हो जाती है और स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो सामान्यतः या मोस्टली तो ऑक्टाहाइडल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। विशेष या स्पेसिफिक कंडीशन में मेटल आयन स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहाइडल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो अब हम यहाँ देखें कि ये विशेष परिस्थितियाँ क्या क्या हो सकती हैं। जैसे यदि लिगेंड का साइज क्या हो, अधिक हो, लिगेंड वीक हो तथा केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D0, D5 या D10 हो, जिनके लिए CFSE का मान क्या होता है, 0। इससे पहले भी अपन ने देखा था। या D1 और D6 विन्यास हो, जिनके लिए अष्टफलकीय संकुल में CFSE का मान कम होता है। ऐसी स्थिति में चतुष्फलकीय संकुल बनने की संभावना रहती है। तो ये हो गया, लिगेंड का आकार बड़ा हो, वीक हो, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो, D0, D5, D10 या D1 और D6 विन्यास हो, उस कंडीशन में टेट्राहाइडल कॉम्प्लेक्स बनने की संभावना रहती है। आगे देखें कि D8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो और उसके संपर्क में स्ट्रॉन्ग लिगेंड आए, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आने पर DZ² कक्षक की ऊर्जा DX² के कंपैरिजन में कम हो जाती है, जिससे जो इलेक्ट्रॉन का युग्मन है वो DZ² में हो जाता है तथा DX² कक्षक रिक्त रह जाता है। DX² कक्षक रिक्त होने के कारण जब कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 4 लिगेंड आते हैं, वो +X, -X, +I व -I y एक्सिस से बिना किसी रिपल्सन से सीधे धातु आयन के पास में आ जाते हैं, जिससे वर्ग समतलीय कॉम्प्लेक्स बनने की संभावना रहती है। इस प्रकार CFT के आधार पर अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय व वर्ग समतलीय संकुल बनने को एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि इन 3 कॉम्प्लेक्स के साथ साथ डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री के कॉम्प्लेक्स भी बन सकते हैं। उनकी व्याख्या भी CFT के आधार पर की जा सकती है। जैसे D9 विन्यास हो, जिसका एग्जाम्पल भी देखा था हमने, Cu2+, इसमें
अष्टफलकीय के स्थान पर टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स में क्या होंगे, दो तरह के बंध पाए जाते हैं। जो चार बंध तल में होते हैं उन मेटल लिगेंड बंध की बंध लंबाई कम होती है, तथा जो दो बंध इनके लंबवत होते हैं उनकी बंध लंबाई अधिक होती है। इस तरह से दो प्रकार के बंध इनमें पाए जाते हैं। इनकी व्याख्या जिस प्रभाव के आधार पर की जाती है उस प्रभाव को नाम देते हैं हम जॉन टेलर प्रभाव। जॉन टेलर प्रभाव विकृत ज्यामिति वाले संकुलों की व्याख्या करता है। तो सबसे पहला काम तो जॉन टेलर का क्या होगा कि जो डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री के कॉम्प्लेक्स बनते हैं उनकी व्याख्या जॉन टेलर प्रभाव के आधार पर की जाती है। CFT के अनुसार डी कक्षकों के विभाजन से जो एनर्जी मुक्त होती है या रिलीज होती है उसे CFSE कहा जाता है, जिससे संकुल का स्थायित्व या स्थायी होता है। तो जॉन टेलर प्रभाव क्या कहता है कि यदि EG व T2G कक्षकों का और विभाजन हो, मतलब पहले तो जो डी कक्षक हैं दो भागों में विभक्त होते हैं, जैसा हमने पहले भी देखा है, एक सेट होगा T2G और दूसरा सेट क्या होगा EG। तो इन EG और T2G का और अधिक विभाजन हो जाए तो संकुल का एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन या अतिरिक्त स्थायीकरण हो जाता है, जिसे जॉन टेलर प्रभाव कहा जाता है। इसके अनुसार जेड एक्सिस पर लिगेंड व धातु आयन की बंध लंबाई क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। अधिक होने के कारण EG व T2G कक्षकों का और विभाजन हो जाता है, जिससे अतिरिक्त CFSE मुक्त होगी जो संकुल के स्थायीकरण में सहायक होती है। जैसा कि डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम में हम देखें कि इसमें 5 डी कक्षक बना रखे हैं जिनकी ऊर्जा क्या है, समान। तो ये दो भागों में विभक्त होते हैं, पहले एक सेट T2G और दूसरा सेट EG। तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ले रहे हैं D9। तो देखो D9 में 6 इलेक्ट्रॉन तो किस में भरे जाएंगे, T2G में, और 3 इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे, EG में। अब इनका और विभाजन हो तो T2G में जो जिनमें जेड फैक्टर होता है उनमें प्रतिकर्षण कम होगा तो उनकी एनर्जी तो हो जाएगी कम, और जिनमें जेड फैक्टर नहीं होता है उनमें उनकी ऊर्जा हो जाएगी अधिक। तो देखो T2G दो भागों में विभक्त हो गया है, DYZ और DXZ की ऊर्जा तो क्या होगी, कम, और DXY की ऊर्जा अधिक हो गई। इसी तरह से EG में DZ स्क्वायर की ऊर्जा कम हो गई और DX स्क्वायर Y स्क्वायर की ऊर्जा अधिक हो गई, जिसको अपन ने प्लस बीटा और माइनस बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ T2G से जो विभाजन हुआ है उनके 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन तो आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन DXY में, 2 इलेक्ट्रॉन DXZ में। तो 4 तो आ गए जिनकी ऊर्जा कम होती है उसमें, और 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं जिनकी ऊर्जा अधिक है DXY में। तो यहाँ पर एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं आता। जबकि EG जो विभक्त हो रहा है DZ स्क्वायर में 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि DX स्क्वायर Y स्क्वायर में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस विभाजन में DX स्क्वायर Y स्क्वायर कक्षक की ऊर्जा तो कितनी अधिक है, प्लस बीटा, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके विपरीत DZ स्क्वायर कक्षक की ऊर्जा माइनस बीटा हो गई जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस विभाजन की कुल ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं हम, CFSE बराबर प्लस बीटा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इंटू प्लस बीटा, प्लस माइनस बीटा वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू माइनस बीटा, और इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बीटा। इस प्रकार माइनस बीटा ऊर्जा रिलीज होने से इसको एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन या अतिरिक्त स्थायीकरण मिलता है। अतः D9 विन्यास वाले संकुल स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल या टेट्रागोनल ज्योमेट्री ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात ये टेट्रागोनल ज्योमेट्री के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इनको जिस प्रभाव से एक्सप्लेन किया जाता है उसे ही नाम देते हैं जॉन टेलर प्रभाव, जिसके बारे में परीक्षा में बहुत बात पूछा जाता है, इसके शॉर्ट नोट के बारे में भी। तो इसको अच्छे से आप लोग याद करेंगे। तो देखो एक नोट लगा के कंडीशन और लिखिए इसमें कि निम्न चक्रण में स्पिन क्या हो, लो। लो स्पिन का मतलब
अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाए, कम हो जाए। तो निम्न चक्रण में D7 व उच्च चक्रण या हाई स्पिन, इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो, अधिक हो। अनपेड इलेक्ट्रॉन अधिक होने पर D4 विन्यास वाले आयनों में DZ² कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। अतः D4 व D7 विन्यास वाले अष्टफलकीय संकुलों की आकृति भी डिस्टोर्टेड होती है, अर्थात डिस्टोर्टेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इस तरह से CFT के आधार पर हम ज्यामिति की व्याख्या कर सकते हैं कि कब अष्टफलकीय संकुल बनेंगे, कब चतुष्फलकीय संकुल बनेंगे, कब वर्ग समतलीय संकुल बनेंगे तथा कब विकृत ज्यामिति के संकुलों का निर्माण होता है। इसका PDF मैं आपको अपने ग्रुप के ऊपर सेंड कर दूंगा, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बावजूद भी कोई समस्या आपके रहे तो